बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सारी चीजें पढ़ी और हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के न्यूमेरिकल्स भी किए थे। होपफुली आपको वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक न्यूमेरिकल भी किए थे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी किए थे, आपको वो चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है कूलम्स लॉ। ठीक है, क्या कहता है कूलम्स लॉ बच्चों? ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। वहां से हमें प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता चला। हमें क्या पता चला कि अगर सेम चार्जेस हैं, ठीक है, दो बॉडीज अगर लाइक चार्जेस हैं, दोनों मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दोनों मान लीजिए निगेटिवली चार्ज है तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये बात हमारी समझ में आ गई। ठीक, कि सेम चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक निगेटिवली चार्ज बॉडी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये बात हम लोग को क्लियर हो गई थी। भाई पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, इफ देयर इज ए प्रॉपर्टी, अगर कहीं पर कोई प्रॉपर्टी है तो वहां पर फोर्स होगा। और हम लोग को ऐसे ही पता चला कि एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज भी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के कारण, जैसे इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, जैसे मास है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो मास के कारण कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? तो वैसे ही हमको पता चला कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसके कारण एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां तक तो हमें पता चल गया था फोर्स होता है। ठीक है, ठीक, सेम चार्ज बॉडीज जो होती है, लाइक चार्ज बॉडीज, वो रिपेल करेंगी, अनलाइक चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ये बात भी पता चली। फोर्स कितना होगा इस बात को कैलकुलेट किया था कूलम साहब ने। 1785 में ये हुए थे, ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। ठीक है, पूरा नाम इनका था चार्ल्स ऑगस्टस कूलम। ठीक है, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और इन्होंने इस फोर्स को, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, इसकी वैल्यू, इसको कैलकुलेट करने का इन्होंने हमको लॉ दिया था, और वही लॉ हमारा कहलाता है आज की डेट में कूलम्स लॉ। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा दें, समझ गए? तो इन्होंने क्या कहा था, क्या कहता है कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ कहता है ठीक, पहली बात तो इन्होंने जो लॉ दिया था दो स्टेशनरी चार्जेस के लिए दिया था, और इन्होंने जो दिया था क्या कहा था कि पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस एक परसेप्शन है। ठीक है, पॉइंट चार्जेस मतलब क्या, दो चार्ज इतनी डिस्टेंस पे रखे हैं, ये बहुत छोटे चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। दो चार्ज बहुत दूर रखे हैं, इतने बड़े हैं, तब भी हम इनको क्या कंसीडर करेंगे? पॉइंट चार्ज। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए आप कहें कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, अर्थ और एक दूसरा प्लेनेट, एक बहुत दूर गैलेक्सी में दूसरा प्लेनेट है, तो इनकी डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखिए कि इतनी ज्यादा दूरी है। मान लीजिए 4 बिलियन लाइट ईयर दूर कोई प्लेनेट है, तो भैया इतनी डिस्टेंस है कि अर्थ और उस प्लेनेट को आप पॉइंट चार्ज ही मानेंगे। ठीक है, तो ये परसेप्शन है, ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से। तो इन्होंने क्या कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैसे जब पूछा जाता है तो हम ये बताते हैं कि जो ये लॉ दिया गया है, ये स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए और पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। कूलम साहब ने पॉइंट चार्जेस के लिए लॉ दिया। लेकिन पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? मैं खड़ा हूं, मान लीजिए आई एम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, यहाँ कोई और खड़ा है वो भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है मेरे ऐसा, तो हम पॉइंट चार्ज नहीं हुए। लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूं और ये आदमी मुझसे 6000 किलोमीटर दूरी पर खड़ा हो, तो आप दोनों को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, देखते हुए कि ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा है। ठीक, अब देखिए क्या कहा था इन्होंने, क्या कहता है लॉ? इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लगेगा, कितना लगेगा, फर्स्ट पॉइंट विल बी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल will be directly proportional to the product of magnitude of charges। पहली बात, यहां जो फोर्स लगेगा ये फोर्स क्या होगा, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी क्लियर करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, देखिए दूसरा क्या है, सेकंड पॉइंट कहता है विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा कि जो, ये तो हमें पता चल गया था कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दो बॉडीज के बीच, अगर सेम चार्ज बॉडीज हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, अपोजिटली चार्ज बॉडीज हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कितना होगा ये कैलकुलेट करके दिया था कूलम सामने। उन्होंने कहा था जो फोर्स लगेगा ये दोनों चार्जेस के, ऐसे देखिए, ठीक, मान लीजिए यहां पर एक चार्ज है Q1, इससे कुछ दूरी पर एक चार्ज है Q2 और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। इन्होंने क्या कहा, जो फोर्स लगेगा दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब जो फोर्स F लगेगा, मान लीजिए उनके बीच फोर्स F लग रहा है, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन से जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दिस फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इनके बीच डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, घटता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बल्कि बहुत तेजी से घटेगा क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अभी रुकिएगा, ठीक है, इधर मिटा रहा हूं, एक सेकेंड। ठीक, अब देखिए यहां से देखिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू, जब यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यहां पर एक कांस्टेंट आता है दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हुआ, ठीक। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। कूलम्स कांस्टेंट, या इसको ये भी कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक, K की वैल्यू ध्यान रखिएगा, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन किसके लिए, एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए, एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। मतलब K की वैल्यू डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है बच्चों, डिपेंड्स अपॉन मीडियम पर डिपेंड करती। मतलब अगर ये दोनों चार्जेस कह रहा है कि एयर में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं या बोले कि फ्री स्पेस में रखे हैं, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे इनके बीच फोर्स की वैल्यू तो K की वैल्यू आपको ये लेनी है। ये वैल्यू K की होती है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू K 9 × 10⁹ ये होगा जब एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस होगा। मतलब कह सकता है ना कि ये दोनों चार्जेस कहीं और रखे हैं, ठीक है, कहते हैं एल्कोहल में रखे हैं, ठीक है, या वाटर में रखे हैं, तब कैलकुलेट करें तो उसके लिए K की वैल्यू अलग होगी, दूसरी होगी। समझ गए बात की नहीं, समझ गए बच्चों बात को, ठीक, नोट कर लिया, ठीक है, समझ गए, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए बेटा,
ठीक। अच्छा, के की और वैल्यू क्या होती है? एक्चुअल में के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है अभी देखिए, इसलिए हम इसको जब ये लिखते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इसको ये लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी हम लिखते हैं। ठीक, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है तो ध्यान दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो है दिस इज द परमिटिविटी ऑफ, किसकी परमिटिविटी? एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, यहां पर ये परमिटिविटी है एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस की। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। किस मीडियम की परमिटिविटी है यहां पर? यहां पर ये परमिटिविटी है एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस की। ठीक है, और कोई अगर मीडियम होगा, ठीक है, एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस बोल रहा है, इसके अलावा अगर कोई मीडियम बोलता है तो जाहिर सी बात है के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एप्सिलॉन की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, अभी आप इतनी बात समझ लीजिए। ठीक, तो मतलब ये है, ठीक है, एक मिनट मिटा रहे इधर। ठीक, कहने का मतलब यह है कि हम लॉ को ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस फोर्स से दो लाइक चार्ज बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करेंगी या दो अनलाइक चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, वो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम यहां से इस लॉ से कैलकुलेट करते हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है? कूलम्ब्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? कूलम्ब्स लॉ कहलाता है। ठीक, अच्छा, अब कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए, कूलम्ब्स लॉ के बारे में समझ गए। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, के की वैल्यू बच्चों 1 ली जाती है इन सीजीएस सिस्टम। ठीक भाई, के की वैल्यू ये हो गई 9 × 10⁹, ये तो एसआई सिस्टम में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम में 1 होती है। यूनिट क्या हो जाएगी? आप खुद ही देखिए, न्यूटन फोर्स की यूनिट है। फोर्स क्या होता है? डायन। मीटर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन कूलम्ब की जगह स्टैट कूलम्ब यूनिट होती है। ठीक, अभी हम लोग बात करेंगे, ये सिर्फ एडिशनल नॉलेज के लिए। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में कहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू जो लेंगे हम लोग को क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। ठीक, समझ गए बात को? क्लियर हो गई बात? मिटा दें? ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ। अभी जाइएगा नहीं, अभी और बातें करनी है आपसे। ठीक है, अभी और सारी चीजें, तो इतना हम लोग समझ गए, दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। इसकी मदद से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर कूलम्ब्स लॉ ये है हमारा। ठीक, Q1 Q2 चार्ज है, R उनके बीच की डिस्टेंस है, K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए आपको हमेशा याद रखनी है कि 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। गेट इट? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मिटा दे बच्चों। ठीक है, चलिए अब जरा थोड़ा एडिशनल नॉलेज की बात करेंगे। ठीक है, बात कर रहा हूं मैं यहां पर यूनिट ऑफ चार्ज। चलिए कूलम्ब की हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे यहां पे। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। चलिए भैया, एसआई सिस्टम में तो सभी को पता है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, सभी को पता है क्या होता है? कूलम्ब। ठीक, एवरीवन नो दैट। ठीक, यहां 1 कूलम्ब की डेफिनेशन हम लोग बताएंगे। ठीक है, फिर बताएंगे जब मैग्नेटिज्म में चलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ेंगे, तब भी हम लोग बात करेंगे। यहां की बात करते हैं। ठीक, मान लीजिए फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सपोज मान लेते हैं इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम्ब। ठीक, और डिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? 1 मीटर मान लेते हैं। मान लीजिए दो चार्ज हैं, दोनों 1 कूलम्ब के चार्ज हैं।
ठीक है, और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे होंगे। क्या आएगी वैल्यू? फोर्स कितना आएगा? फोर्स कितना आएगा? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के की वैल्यू सभी को पता है, ठीक है। चार्जेस कहाँ रखें? कहीं नहीं बोल रहा है, हम मान के चलेंगे एयर या वैक्यूम में सिंपली चार्ज रखें, ठीक। के की वैल्यू एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस में अगर चार्ज रखें तो के की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है एयर या वैक्यूम के लिए? 9 × 10⁹, ठीक है, इनटू Q1 1, Q2 1 कूलम, डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। F इज इक्वल टू कितना आया? 9 × 10⁹ न्यूटन। हाँ या ना? आया कि नहीं आया? आया, आया। तो अब यहां से हम लोग डेफिनेशन देखेंगे 1 कूलम की। 1 कूलम चार्ज की अगर डेफिनेशन कहे, ठीक है, तो कहता है 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज which repel an equal and similar charge with a force of 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है, 9 न्यूटन, ठीक है, when placed in vacuum at a distance of 1 meter from it, ठीक। यहां से 1 कूलम के डेफिनेशन हम लोगों ने निकाली। क्या है? कहता है कि 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच रिपेल एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। मतलब 1 कूलम का चार्ज वो है जो इक्वल, 1 कूलम और सिमिलर, मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज वो 1 कूलम का, रिपेल एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। अगर 2 कूलम, एक कूलम का चार्ज है, ठीक है, कह रहा है 1 कूलम चार्ज जो होता है जो अपने इक्वल और सिमिलर चार्ज को इतने फोर्स से रिपेल कर रहा है जब दोनों वैक्यूम में रखे हैं। ये डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें 1 कूलम की मिलती है, हमें वहां भी मिलेगी, मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। भाई अभी क्या है? अभी तो हमको सिर्फ यही पता है ना, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। जब तक चार्ज रेस्ट में है, और जब तक चार्ज रेस्ट में है तो सारी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की होगी। ये तो हमें बाद में पता चला। अच्छा, अगर चार्ज मूव करे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। अच्छा, तो इसका मतलब केवल जब करंट फ्लो करती है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं जनरेट होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जब हम वहां पर चलेंगे तब हम फिर बात करेंगे। यहां पर देखिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, ठीक। अगर कोई आपसे 1 कूलम के डेफिनेशन पूछे तो आप बताएंगे 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच रिपेल एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद अ फोर्स ऑफ दिस 9 × 10⁹ न्यूटन व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, ठीक है। 1 कूलम की डेफिनेशन यहां से हमने निकाली, ठीक। अब देखिए, हमने यहां बात की थी यूनिट ऑफ चार्ज की। एसआई यूनिट तो सभी को पता है, कूलम होती है, एवरीवन नो दैट। और एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस में के की वैल्यू भी पता है, ठीक। आगे चलते हैं, मिटा रहे हैं बच्चों, नोट लिया, नोट लिया बेटा, ठीक है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, ये नॉलेज के लिए, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम में तो हमको पता है चार्ज की यूनिट क्या ले रहे हैं, कूलम ले रहे हैं, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम, द यूनिट ऑफ चार्ज इज known as electrostatic unit of charge, या इसको हम कहते हैं ईएमयू। मतलब सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट जो होती है उसको कैसे हम लोग क्या कहते हैं? ईएमयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब हम कह सकते हैं सीजीएस सिस्टम में
के की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 EMU कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ठीक। और या इसको हम क्या बोलते हैं स्टैट कूलाम, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में, ठीक, जो चार्ज की यूनिट होगी बच्चों वो स्टैट कूलाम होती है। क्या होती है स्टैट कूलाम। और कूलाम से इसका क्या रिलेशन है, कूलाम कहां की यूनिट है, एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट कूलाम है। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम, ठीक है। एक कूलाम जो होता है वो 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम के बराबर होता है। स्टैट कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है। चार्ज यूनिट किसमें होती है, सीजीएस सिस्टम में होती है, ठीक है, समझ गए। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम नहीं गए, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम the unit of charge is known as electromagnetic unit of charge, ठीक। यहां गड़बड़ हो गई बच्चों, इसको ESU बोलते हैं, नॉट EMU, ठीक है, इसको ESU बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज ESU, ठीक, या स्टैट कूलाम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या इसको क्या बोलते हैं EMU बोलते हैं, और इसको बोला जाता है एब कूलाम, ठीक। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पहुंचेंगे, ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्योंकि चीजें अचानक से बदल गई, चार्ज के रेस्ट में सिचुएशन अलग थी, जब चार्ज मूविंग हुआ तब सिचुएशन अलग हो गई। तब हमको पता चला कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, ठीक है, तब करंट फ्लो करती है जब चार्ज मूव करता है, तो वहां पर चीजें बदल गई। तो आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट होती है वो जानी जाती है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या उसको बोलते हैं एब कूलाम। क्या बोलते हैं एब कूलाम। और ध्यान दीजिएगा चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है, 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 1/10 एब कूलाम, ठीक। या हम कह सकते हैं 1 एब कूलाम इज इक्वल टू 10 कूलाम के बराबर होता है, ठीक। अब यहां पर देखिए 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पर 9 स्टैट कूलाम था, तो एक एब कूलाम में 1 एब कूलाम में होता है 3 इंटू 10 की पावर 10 स्टैट कूलाम, नोट कर लीजिएगा, ठीक। 3 इंटू 10 की पावर 10 स्टैट कूलाम, ठीक है, ठीक। दीज आर द यूनिट ऑफ चार्ज, ये चार्ज की यूनिट है। समझ गए बात को। तो सारी बातें क्लियर कर दी। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब बात करेंगे, जब हम माने कि चार्ज रेस्ट में, तब जब हम सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो चार्ज की ये यूनिट ले जाती है। लेकिन जब चार्ज मूव करता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तब जो यूनिट ऑफ चार्ज की है दैट इज EMU, या उसको एब कूलाम बोला जाता है। सबसे बड़ी फिलहाल यूनिट चार्ज की है ये इसमें, गेट इट, ठीक। तो ये आपके नॉलेज के लिए कई बार पूछा गया है, इसलिए नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। एवरीवन गेट दैट। मिटा दें बेटा, मिटा दें, नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, वापस से आते हैं, एक बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन यहां से उठता है बेटा, ठीक है, उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन K किसके बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। ये है
यहां पर जो क्वेश्चन उठता है वो उठता है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जो परमिटिविटी है मीडियम की, या ये पर्टिकुलर इसकी बात करें, परमिटिविटी किसकी है? एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस की है। मीडियम क्या है? एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस। ठीक, तो ये जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है इसका यूनिट और डायमेंशन पूछा जाता है। ठीक, अच्छा, इसकी वैल्यू अगर एयर वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये इसकी वैल्यू होती है किसके लिए? एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ठीक है, अभी हम परमिटिविटी पर पूरा एक लेक्चर आपको पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए। ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब यूनिट की बात, दिस इज डायमेंशन की बात आती है। डायमेंशन की बात आती है। ठीक है, तो डायमेंशन की बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट की। F इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, हमको एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी का डायमेंशन चाहिए। ठीक, चलिए परमिटिविटी को अगर हम इधर ले आए, ठीक, 4 पाई का तो बच्चों कोई डायमेंशन नहीं हुआ, कांस्टेंट है। ये बात क्लियर है? 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से डायमेंशन। 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन होना नहीं है। डायमेंशन इसको इधर लाते हैं, यहां क्या है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू एफ को इधर में दिए, एफ भी नीचे आ गया। 4 पाई इधर आएगा, लेकिन 4 पाई का चूंकि डायमेंशन लेस है तो कोई भी मतलब नहीं है 4 पाई का डायमेंशन लिखने का, कुछ होता ही नहीं डायमेंशन। ठीक है, तो Q1 जरा ध्यान दीजिए, I इज इक्वल टू करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है पर यूनिट टाइम। ठीक है, Q बाई टी। यहां से अगर हम कहें Q इज इक्वल टू क्या होगा, तो T इधर में दिए I इंटू टी। ठीक, I करंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, 11th में आपने इतना पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटीज में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो आई का डायमेंशन क्या होता है? सभी को पता है ए, और टाइम ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन क्या होता है? टी। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ए टी। गेट इट और नॉट? समझ गए बात को? तो यहां से अगर हम देखें तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इसका हमें डायमेंशन निकालना है। चार्ज का डायमेंशन Q1 का डायमेंशन क्या होगा? ए टी। Q2 ये भी चार्ज है, इसका भी डायमेंशन क्या होगा? ए टी अपॉन R क्या है? डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या लेते हैं? L, तो ये जगह L स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, ठीक, F फोर्स का डायमेंशन याद है कि नहीं? 11 ध्यान से पढ़े कि नहीं? ठीक है, क्या होता है? MLT-2। क्लास 11 में आपने पढ़ा। तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AATT, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू 1 अपॉन MLT-2। ये हुआ L स्क्वायर, सॉरी बच्चा, और सॉरी L, ये L क्यूब हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर हम M को ऊपर लाए तो M क्या हो जाएगा? M की पावर क्या हो जाएगी? -1 L स्क्वायर, और एक L, ये पावर कुछ नहीं मतलब पावर 1 है ना, L स्क्वायर L पावर जुड़ जाएगी, L क्यूब हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? L की पावर -3। ठीक, और T स्क्वायर है, ये T है, ऊपर लाए, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाएंगे, पावर का साइन बदल जाता है। T -2 है, ऊपर आएगा +2 हो जाएगा। एक T और है, ठीक, तो पावर कितनी हो जाएगी? इसकी भी पावर 2 और इसकी पावर 2, मतलब T की पावर 4 प्लस की, और A कितना है? A स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है। यहां से ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, यूनिट ये होती है। ठीक है, यूनिट बदल जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इधर लाएंगे, F इधर चला जाएगा, ये कूलाम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और फोर्स की क्या हो जाएगी? न्यूटन, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी का डायमेंशन पूछा जाता है, और एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए जैसे आप K की वैल्यू याद रखेंगे, वैसे परमिटिविटी की वैल्यू भी आपको याद रखनी है। कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर -11। ठीक, ये वैल्यू आपको याद रखनी है एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए, ये बात आपको याद रखनी। समझ गए कि नहीं बच्चों? ठीक है, समझ गए? गेट इट? समझे? मिटा दें बेटा, सभी लोग को क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया? चलिए मिटाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा आप लोग के लिए नॉलेज कॉर्नर। नॉलेज कॉर्नर, कॉर्नर में कुछ चीजें रखी हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। क्या बताएगा नॉलेज कॉर्नर आपको? ठीक है, नॉलेज कॉर्नर बताता है, ये बात बहुत कॉमन है, ठीक है, कि कूलम लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। बिल्कुल सही बात है। बहुत पास में दो चार्ज रखे हो, दो चार्ज रखे हो तो पॉइंट चार्ज मानेंगे, लेकिन इतनी पास में इतने बड़े चार्ज रखे हो तो इनको पॉइंट चार्ज नहीं माना जाएगा। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मैंने पहले बताया। मैं खड़ा हूं, आप खड़े, इतनी पास खड़े, मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं, आप निगेटिवली चार्ज हैं, या आप भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो हम पॉइंट चार्ज नहीं। लेकिन आप हमसे 200 किलोमीटर दूर खड़े, तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम दोनों लोगों को पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कहता है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अपॉन c स्क्वायर। कहता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, नॉलेज कॉर्नर है, नॉलेज के लिए बता रहे हैं एडिशनल चीज, की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 10 की पावर 7 अपॉन c स्क्वायर। और c स्क्वायर जानते हैं यहाँ पर क्या है? दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो यहां से ये होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। समझ गए बात को? क्लियर? ठीक है, मिटा दे बच्चों। ठीक है, मिटाते हैं। ठीक है, चलिए, नॉलेज कॉर्नर से हमको ये दो बातें पता चली। ठीक है, ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज कूलम्स लॉ की, या कह लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। ठीक है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या बात करने जा रहे हैं? ये तो हमको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, लाइक चार्जेस बॉडी एक दूसरे को रिपेल करती हैं, अनलाइक चार्जेस बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वी नो दैट। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ये जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? कि इट इज अ सेंट्रल फोर्स। क्या होता है बच्चों सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है? सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, फोर्स एक्ट्स along the line joining the two charges। ठीक, ऐसे फोर्स को क्या बोला था? सेंट्रल फोर्स बोला था। इनके बीच जो फोर्स लगता है, इट में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इट में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन, व्हाटएवर। जैसे ये देखिए, ये है चार्ज Q1, इससे कुछ दूरी पर ये है चार्ज Q2। आप मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है या कूलम फोर्स लगता है, कूलम साहब ने दिया, तुम कई बार कूलम फोर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कह रहा है कि जो फोर्स लगेगा, फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस को जो जोड़ने वाली लाइन है, इसी के अलोंग फोर्स लगेगा, F, फोर्स ऑफ रिपल्शन। मतलब अभी मैं इस चार्ज को उठा के अगर यहां रख दूं, सपोज चार्ज इज हियर, अब ये Q1 है और सपोज दिस इज Q2, दिस इज Q2। अब फोर्स कैसे लगेगा इनके बीच? अब ये यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो अब फोर्स कैसे लगेगा? अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को इस तरह से रिपेल करेंगे, फोर्स इस तरह से लगेगा, लाइक दिस। ऐसे फोर्सेस को क्या कहा जाता है? सेंट्रल फोर्सेस कहा जाता है। फोर्स एक्ट्स
along the line joining the two charges। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह के फोर्स को क्या कहा जाता है? सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है? वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्लास 11 में पढ़ा था वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में। कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े थे आपने? ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पर आपने पढ़ा था लेकिन आपको पता नहीं था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जाम्पल में था स्प्रिंग फोर्स, एक कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। मतलब इनके द्वारा किया जाने वाला वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहां से यहां तक बॉडी को ले गए, ए से बी तक, चाहे ये पाथ हो, चाहे ये पाथ हो, चाहे ये पाथ हो, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। वर्क की वैल्यू सेम ही रहेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। भाई यही तो होता था कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। भाई ये तो कहा था कि अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है बच्चों, एक चार्ज Q2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मतलब अगर हम ग्राफ देखें बना के इन केस, तो आप समझिए कि ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा ग्राफ कुछ। ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, बहुत तेजी से फोर्स घटेगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स बहुत तेजी से घटेगा, क्योंकि भाई स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। बात समझ रहे? तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, नोट कर लिया, इधर मिटा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज in accordance with न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये बात क्यों कहता है बच्चों? कहता है कि न्यूटन थर्ड लॉ के एनालोगस है, के साथ है। इन अकॉर्डेंस मतलब, इन अकॉर्डेंस का मतलब ये देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ क्या कहता है? ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ या ना? पढ़ा है सब लोगों ने? ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जैसे है तो वैसे ही कुछ कुछ देखिए, यहाँ पर ये Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, ये इसको कुछ फोर्स से रिपेल कर रहा है। मान लीजिए कितना फोर्स है, F। ठीक है, दोनों सिमिलर चार्जेस है, मान लीजिए भी प्लस Q1 है, ये क्या है प्लस Q2, ये इसको कुछ फोर्स से रिपेल कर रहा है। मान लीजिए कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है? F फोर्स से, तो ये भी इसको F फोर्स से ही रिपेल करेगा। ठीक है, बिल्कुल वही हुआ कि नहीं? न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जिसको जितने फोर्स से रिपेल करेगा, ये भी उसको उतने ही फोर्स से रिपेल करेगा। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ में कहते हैं कि जितनी ताकत से हम दीवार में घुसा मारेंगे आप, ठीक है, जितना ज्यादा आप दीवार में चोट करेंगे उतना ही फोर्स आपके लगेगा, आपके हाथ पे भी चोट लगेगी उतनी। गेट इट और नॉट? तो ये कहता है कि ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डेंस में, मतलब उसी के एनालोगस है ये, उसी के हिसाब से जैसे न्यूटन थर्ड लॉ कहता है वैसा ही कुछ इसमें भी होता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। ठीक है कि नहीं? एवरीवन गेट दैट? समझ गए बात को? समझ गए बच्चों? समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते बेटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपके यहां अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, आपके स्कूल के एग्जाम्स में, बोर्ड्स में काफी पूछा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स
और कूलम्ब फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। या ग्रेविटेशनल लॉ, इसको ऐसे लिख लीजिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, इनके बीच में बच्चों कंपैरिजन होता है, ठीक। कूलम्ब्स लॉ का मतलब क्या है? कूलम्ब ने किसके बारे में लॉ दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये कह लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच कंपैरिजन यहां पर करना होता है। इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। तो ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है ना हम लोगों ने, क्लास 11 में पढ़ा है। क्या कहता है? कहता है कि एनी टू बॉडीज in space attract each other with a force which is क्या है? क्या कहता है? Any two bodies in space attract each other with a force, ठीक है, which is, जो कि है, अब इसी चीज को इधर कर रहा हूं दो पार्ट में, ठीक है। ये ग्रेविटेशन लॉ की बात कर रहा हूं, ये कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहा हूं, ठीक है। विच इज, कोई भी स्पेस में दो बॉडी एक दूसरे को कुछ फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और जो फोर्स होता है क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their masses and inversely proportional to the square of distance between two, ठीक। इतनी बात पहले नोट कर लीजिए, ठीक। कहता है कि स्पेस में कोई भी दो बॉडीज अगर हैं तो वो एक दूसरे को कुछ फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, न्यूटन साहब ने दिया था, ठीक। वो फोर्स कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी दो चार्ज हैं एक दूसरे को, Q1 Q2 वही पढ़ते चले आ रहे हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस में है। फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहां से निकल के हम लोगों ने क्या निकाला था? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ होता है, एवरीवन नोज दैट। अब इस लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। एनी टू बॉडीज इन स्पेस अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इधर मिटा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। मतलब कहता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि कोई भी दो बॉडीज अगर स्पेस में है, ठीक है, एक बॉडी मान लीजिए मास m1 है और दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, तो कोई भी दो बॉडीज कहता है स्पेस में एक दूसरे को कुछ फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द, इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या निकल के आया बच्चों? ध्यान दीजिए, ये बना लिया हमने, ठीक है। क्या निकल के आया यहां से? क्या निकल के आया? ध्यान दीजिए कि Fg इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, एंड दैट इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं गए। g क्या कहलाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, ठीक। और जी की वैल्यू बच्चों होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इजंट इट? ठीक, ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ये कूलम्स लॉ अब लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। गेट इट और नॉट? ठीक है बच्चों, तो ये था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। कूलम्स लॉ अभी बात की, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताता है और कूलम्स लॉ आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताता है। दिस इज बिकॉज ऑफ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण ये होता है? मास के कारण। और ये भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण होता है। कौन सी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। ठीक है, हमने कहा था ना, तो ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं बच्चा। वेयर देयर विल बी ए प्रॉपर्टी, अगर कहीं पर प्रॉपर्टी होगी वहां पर फोर्स होगा। कौन सी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मास। मास के कारण कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके कारण कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, दोनों आप समझ गए, ये तो आपने 11th में पढ़ा ही होगा। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, दिस इज द वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब यहां पर आपके यहां पूछा क्या जाता है बोर्ड में, ध्यान दीजिए। ठीक है, मिटा दें बच्चा इसको। ठीक है, अब यहां पर देखिए, दोनों लॉ समझ गए आप लोग। अब यहां पर पूछा क्या जाता है? सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है दोनों में? ठीक है, तो पहले हम लोग सिमिलरिटी की बात करें। पहले हम सिमिलरिटीज की बात करते हैं। क्या? बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। कहा था ना, जब आपने 11th में कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा होगा, वहां एग्जाम्पल में आप पढ़ते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं। दूसरी बात, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। ठीक, सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? अभी बताया, फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। बोथ फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहां भी देखिए, प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, ये दीज आर द सिमिलरिटीज। ठीक, अब डिफरेंसेस की बात करते हैं। अब डिफरेंसेस की बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिफरेंस क्या है। चलिए बात करते हैं। ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। यहां पर एक बात आपने गौर की, हमने कहा था कि यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। राइट, मीडियम पे डिपेंड करता है, मींस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। जी जो है, जी को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल वर्ड यहां क्यों लगता है बेटा? क्योंकि जी किसी भी मीडियम में दोनों मास रखे हो, उनके भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो वो मीडियम से इफेक्ट नहीं होता है। जी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। कोई भी मीडियम हो, जी की वैल्यू हमेशा आप यही लेंगे। ठीक है, जबकि यहां हमने बताया था कि के की वैल्यू एयर वैक्यूम क्या फ्री स्पेस के लिए तो ये लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे मीडियम बदलेगा, चार्जेस अनदर मीडियम में जाएंगे, वैसे वैसे के की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी।
मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वेयर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। चलिए इधर मिटा रहा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स does not depends upon medium, whereas electrostatic force depends upon medium। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ये पहला डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, ठीक। दूसरी बात, अभी हमने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या कहा था, टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या है, हमेशा अट्रैक्शन ही है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इसका नेचर हमेशा अट्रैक्शन नहीं होता, ये अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स is attractive in nature, whereas electrostatic force may be attractive as well as repulsive in nature। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो नेचर से केवल अट्रैक्टिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव, ठीक है, और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्लास 11 जब पहला चैप्टर आपने रीड किया होगा फिजिकल वर्ड वाला, तो उसमें आपको बताए गए होंगे कि कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं, कौन से मीडियम रेंज फोर्स होते हैं और कौन से वीकेस्ट फोर्स होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्योंकि ये एक मीडियम रेंज का फोर्स है। मीडियम रेंज का मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी नहीं, वो तो न्यूक्लियस में लगने वाला फोर्स होता है, लेकिन ये वीकेस्ट फोर्स भी नहीं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्सेज होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मच 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 मच, जितना आप सोच सकते हैं, ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। समझ गए इतनी बात सभी लोग? समझ गए? नोट कर लिया? मिटा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशंस क्या है कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक, पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्जेस शुड बी स्टेशनरी। जैसे कहा था ना कि टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। अब स्टेशनरी का मतलब ये नहीं कि दोनों ही रुके हैं कि एक कोई रुका है, लेकिन स्टेशनरी का ये मतलब जरूर है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, इट शुड बी, किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज। ठीक, पॉइंट चार्जेस की जब बात की थी उसमें भी एक टेक्निकलिटी है। क्या कहा था कि वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे चार्जेस, पॉइंट चार्जेस हैं या नहीं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। ठीक, कह रहा है
Coulomb's law has not been verified for a distance more than 10 की पावर 18 मीटर। इससे ज्यादा डिस्टेंस के लिए अभी तक कूलम्स लॉ को हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, और लेस देन 10 की पावर -15 मीटर, और इससे छोटी डिस्टेंस में भी कूलम लॉ अभी तक हम अप्लाई नहीं कर पाए। 10 की पावर -15 मीटर का मतलब क्या है? आप न्यूक्लियस में पहुंच गए, ठीक है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब इसमें आप पहुंच गए, ठीक है, तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्सेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि किसी और फोर्स के लिए कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो इससे ज्यादा और इससे कम डिस्टेंस के लिए हम अभी तक वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्स लॉ। ठीक, तो होपफुली बच्चों कूलम्स लॉ के बारे में आज आप लोगों ने सारी बातें जाननी होंगी। अब हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, फिर हम परमिटिविटी की बात करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करेंगे, और फिर हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे,